Hey everyone, this is Ram Vishnoi and you're watching Geography Guru। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूटी एग्जाम के लिए, आपके पीटी एग्जाम के लिए, आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए, आपके प्री बोर्ड और एनुअल एग्जाम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जहाँ तक बात है इस सीरीज़ की, इस सीरीज़ में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट को कवर करते हैं। देखिए, कोई भी क्लास हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या फिर आपका सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और आपके एनुअल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ओके, उसके बाद बात आती है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ओके, लिटिल बिट उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। उसके बाद थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस है जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो। ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के मेन मैसेज से रिलेटेड होते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब उसको आपकी एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है कि हमें बच्चों तक, हमें स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना है। इतनी चीज़ उनकी क्लियर हो जानी चाहिए, ये कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम बात करें क्लास 10th की ज्योग्राफी की, तो जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, तो वो क्या कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, वहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है कि हमें मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज है उनको कंजर्व क्यों करना चाहिए और कैसे, हाउ वी कैन कंजर्व द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट बनते हैं। जैसे इको में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये भी अभी जो रिसेंट का आपका पैटर्न है, एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग इनको भी अच्छी खासी वेटेज मिलनी है, तो इनको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी काफ़ी आसान सा चैप्टर है। इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट ऐसा दिया गया जो आप क्लास 9th में कवर करके आ चुके हो। इसमें बात की गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। उसके बाद डिस्कस किया गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर की बात की गई है। इसमें बात की गई जीडीपी की, इसमें बात की गई है कंपैरिजन किया गया इन सेक्टर्स का। इसमें बात की गई टर्सरी सेक्टर की कि पर्टिकुलरली उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, क्यों, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई, इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की बात की गई है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात की गई और इस चैप्टर में बात की गई है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की। ओके, तो यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे 1 मार्कर, 2 और 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन की, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमें बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। देखिए भाई, जो भी काम धंधे आप करते हो ना, जो कुछ भी करते हो, कोई भी करता है, आपकी चारों तरफ दिखाई देते हैं, वो सारी सारी एक्टिविटीज़ है। ओके, सारी सारी एक्टिविटीज़ है। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती है इनको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच वी जनरेट इनकम। वो सभी एक्टिविटीज जिनसे हमें पैसा मिलता है, जिनसे इनकम जनरेट करते हैं, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। ओके, वो सारी सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि मार्केट में आप जाते हो तो वहाँ पे शॉपकीपर है, वो इनकम जनरेट कर रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई फार्मिंग कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच वी जनरेट इनकम आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर इनकम नहीं हो रही तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। जैसे कि आप होमवर्क करते हो, आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक सेम टाइप की एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन इनकम। अगर इनकम हो रही है
इकोनॉमिक है, नहीं हो रही नॉन इकोनॉमिक है। देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टीचिंग एट स्कूल आई एम गेटिंग पेड, मुझे सैलरी मिल रही है। अगर मैं घर पे पड़ोसी के बच्चों को, आसपास के बच्चों को अगर टीच करता हूँ और मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। ऐसे ही जो कुक होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, वो होटल में जब कुकिंग करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेम वर्क आपकी मदर आपके घर में कर रही है, वहाँ पे अगर उनको इनकम नहीं हो रही इस काम से तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। तो क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच वी जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़ नोन एज। कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली यूज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, तो उनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी मेनली यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एनीथिंग। कि वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको यूज़ करके कहीं कोई नई वस्तु बना रहे हैं, प्रोड्यूस करें कोई नई चीज़, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहेंगे। एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। देखिए ये सारी सारी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएगी। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। कि द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू द अदर फॉर्म्स मैन्युअली और थ्रू मशीन्स। कि सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी चेंज द नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू द अदर फॉर्म्स, जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को अदर फॉर्म में चेंज करते हैं। वो मैन्युअली हो सकता है, वो मशीन से हो सकता है, ठीक, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। जैसे देखिए कि फॉर एग्जांपल शुगर फ्रॉम शुगर केन। अब देखिए शुगर केन क्या है, दैट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर से आया ना, उसको हमने चेंज कर दिया शुगर में, चीनी में चेंज कर दिया, तो दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, अब कॉटन है दैट इज़ प्राइमरी प्रोडक्ट, उसको हमने चेंज कर दिया क्लॉथ में, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटी। ऐसे ही हमने व्हीट फ्लोर से बिस्किट बना दिए, सेकेंडरी एक्टिविटी। सो इन सेकेंडरी एक्टिविटी वी यूज प्राइमरी प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल एंड देन वी चेंज दम इनटू द अदर फॉर्म, अलग फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और जब अलग फॉर्म में चेंज करते हैं तो दो चेंज आते हैं, थिंग्स बिकम मोर यूजेबल एंड थिंग्स बिकम मोर वैल्यूबल। वैल्यू बढ़ जाती है और उनकी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर। और इसमें मेनली जो फंक्शन किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, तो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या होता है ये हमें बताना है। द सेक्टर विच प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर नोन एज टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज। देखिए द सेक्टर दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज टर्सरी सेक्टर। देखिए ये जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों से अलग है। ये कैसे अलग है, दिस सेक्टर डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, इस सेक्टर में कोई वस्तु नहीं बनाई जाती। दिस सेक्टर जस्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर उसको सेवाएं देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ओके, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टीचिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, ओके, सिक्योरिटी जॉब्स है, वो सारी सारी टर्सरी सेक्टर में। अब देखिए टीचर कभी मुर्गा बना दे वो अलग बात है, अदरवाइज वैसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता ना। बैंकिंग सर्विसेज देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट में ट्रक वाले भैया कुछ नहीं बनाते, इधर का सामान उधर कर देते हैं, तो वो सारी सारी टर्सरी सेक्टर में आएगी। इसमें सेवाएं दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है, इसलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। और दोनों सेक्टरों से अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, कुछ भी नहीं बनाता ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। कि ये क्या है जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितने भी फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू होती है। ओके, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन ऑल द थ्री सेक्टर्स। ओके, यानी कि ऐसे देखिए कि एक साल में, ईयर तो एक हो गया ना, एक देश में अपने इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर,
इन तीनों में जितना भी सामान बना उसको हमने किस में चेंज किया, वैल्यू में, उनको प्लस कर दिया, दैट इज जीडीपी। ओके, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर इन ऑल द थ्री सेक्टर, उसे हम बोलेंगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे फाइनल गुड्स का वर्ड यूज किया गया। फाइनल गुड्स मतलब जो कंज्यूमर तक पहुंचता है उसकी वैल्यू हमें ऐड करनी है। ये काउंट नहीं करना कि भाई 10 गाड़ियां बना दी, 1 लाख माचिस की डिब्बियां बन गई, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है उसकी वैल्यू से, उसका रेट कितना है फाइनल गुड का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, फॉर एग्जाम्पल अ पेन। देखिए फाइनल गुड्स कौन से, फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, जैसे कि पेन हो गया, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट हो गया। अब बिस्किट बना तो उसमें हम बिस्किट की वैल्यू ऐड करेंगे, उसमें कितनी चीनी डली, कितना उसमें ऑयल यूज़ किया गया, कैसे आटा आया, कहाँ से आया, वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो बिस्किट की रेट है उसकी जो वैल्यू है उसमें वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है। तो जो बीच में जो चीज़ें ऐड हुई ना वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, और जो बिस्किट है वो फाइनल गुड्स है। ऐसे ही देखिए कि जो पेन रेडी है आपके पास पहुंचा तो वो फाइनल गुड है। ओके, दैट इज़ द फाइनल गुड्स। और उससे पहले उसमें इंक आई, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ बना, तो वो आपका लेना देना नहीं है। हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड करना होता है जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, विच आर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया, वाइल कैलकुलेटिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, गिव रीजन। कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीज़ें जो आई है उनकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड होती है। तो अगर हम इंटरमीडिएट्स के अलग काउंट कर लें, फाइनल की भी काउंट कर लें, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया। ओके, सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग वी नीड टू ऐड और वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ओनली। ओके, इसलिए हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करना चाहिए या कैलकुलेट करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच सेक्टर हैज शोन द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। किस सेक्टर ने, रिसेंट की अगर बात करें तो किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट शो किया? दैट इज़ द टर्सरी सेक्टर। अभी की एट प्रेजेंट की बात करें तो नियर अबाउट 65% जो शेयर है हमारी जीडीपी, दैट इज़ ऑफ टर्सरी सेक्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच सेक्टर हैज़ ग्रोन बाय 11 टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 11 गुना 11 टाइम्स से ग्रोथ हुई है, किस सेक्टर में हुई है? दैट इज़ इन द टर्सरी सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम धंधे पे लगे हुए हैं? दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। नियर अबाउट 55% जो लोग हैं अभी भी प्राइमरी सेक्टर में, हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में वो 15% बड़ी मुश्किल से है। ओके, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में। 11th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा। एनी सेक्टर और इंडस्ट्रियल यूनिट विच इज़ लार्जली आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल, इट इज़ नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कि कोई भी लगा लीजिए सेक्टर, लगा लीजिए कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। जैसे कोई शॉपकीपर बैठा है, उसने 2-4 लोगों को काम पे रखा है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरीके से थोड़ी फॉलो होंगे। ओके, या कोई मजदूर कहीं पे मजदूरी कर रहा है, तो वो जहाँ पे वो मजदूरी कर रहा है दैट इज़ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, सो एनी सेक्टर or any unit which is largely outside the government control, that is known as unorganized sector। जो unorganized sector होते हैं ना, जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स को भी कुछ को इंक्लूड कर सकते हैं, या छोटे मोटे काम धंधे जो करते हैं वहाँ पे किसी ने रखा हुआ है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स होते हुए भी फॉलो नहीं होते। वहाँ पे एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, सैलरी कम होती है, काम करने के घंटे फिक्स नहीं होते। ओके, पेड लीव नहीं होती, और एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करवा लेते हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 12th हमारा क्वेश्चन दिया गया। 12th जो हमारा क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कि किस आधार पे जो हमारे सेक्टर है उनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, किस साल नरेगा या इसको एमजी नरेगा कह सकते हैं वो इम्प्लीमेंट हुआ था। दैट वाज इन 2005। ओके, 2005 में एमजी नरेगा वो इम्प्लीमेंट किया गया था। शुरुआत में 625 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, बाकी बाद में अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। डिटेल में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे वो क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुके हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 2 and 3 मार्कर में, दैट इज व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्प रोजगार। ओके, अल्प मतलब चीज़ें होती है कम, कि एम्प्लॉयमेंट है और नहीं भी है, दोनों चीज़ें आ जाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट से नीचे का लेवल हो गया। ओके, इट इज़ अ सिचुएशन अंडर विच पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ दम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, यानी कि इट इज़ ए सिचुएशन इन विच पीपल सीम्स टू बी वर्किंग बट दे आर नॉट गेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल्स। ओके, यानी कि इसमें काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, काम है उनके पास, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा जो वो डिजर्व करते हैं। तो वो क्या है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको हम हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए कि कोई पीएचडी होल्डर है, बड़ा नॉलेज है उसे, और वो किसी प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहा है या टीच कर रही है। ओके, एंड ही और शी दे आर गेटिंग जस्ट 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, और वो डिजर्व करते हैं 50-60,000 रुपीज़। टैलेंट है। अब ये कि लोगों को तो लग रहा है ना, पड़ोस वालों को, कि जॉब करें जॉब करें, सबको लग रहा है जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन उनको उतना नहीं मिल रहा ना जितना वो डिजर्व करें। सो दिस इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कहेंगे। छुपी हुई बेरोजगारी है, दिख नहीं रही है, वो भी बेरोजगारी। ओके, तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, एक एग्जांपल ये भी आप याद रखना कि इस टाइप की सिचुएशन को भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ओके, सो इट इज़ ए सिचुएशन अंडर विच पीपल सीम्स टू बी वर्किंग बट ऑल ऑफ दम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया गया, टू कल्टिवेट अ फील्ड ओनली 2 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड but the whole family of 5 people is working as they have nowhere else to go for work. देखिए कि for example in a field there is a requirement of 2 people and but 5 members of the families are working there. वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं. It means that 3 people are in surplus. उस surplus में, तो ये कैसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, इसको भी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ओके, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, जिसका मतलब हिंदी में छिपी हुई बेरोजगारी होता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन दिस सेक्टर आर इलिटरेट और सेमी लिटरेट, कि यहाँ पे इस सेक्टर में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। ओके, तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल सीम्स टू बी वर्किंग बट दे आर नॉट गेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल और अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। ओके, तो इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दैट इज नाउ नोन एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। हमें बताना है कि जो मनरेगा है, एमजी नरेगा, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, ये बताना है। ओके, तो सबसे पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ पास्ड एन एक्ट कॉल्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। किसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, कब पास किया था? 2005 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पास किया गया था? इसका पहला है टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया।
किसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि राइट टू वर्क है वो इम्प्लीमेंट करना, काम का अधिकार, कि लोगों को काम का अधिकार देना। शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई थी, फिर 625, फिर कुछ और डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड कर लिया गया था। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। सेकंड, टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट, कि दूसरा था कि 100 दिनों के काम की गारंटी देती है सरकार। टू गारंटी 100 days employment in a year by the government. In case the government fails, it offers unemployment allowances. कि देखिए कि अगर गवर्नमेंट 100 दिनों का काम नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता देती है। ओके, ऐसा सीन होता है इसमें। टू गिव प्रेफरेंसेस टू द टाइप ऑफ वर्क दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, इसमें उन काम को करवाया जाता है जो कि खेती से रिलेटेड होते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ पाए। एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी लिख सकते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, टू रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरिया, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री, यानी कि देश से बेरोजगारी कम करने के लिए, देश से निर्धनता को कम करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ओके, यानी कि आपको बताना है कि क्यों लागू किया गया। तो नेचुरल सी बात है कि टू रिड्यूस द पॉवर्टी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, to provide or to give the guarantee of 100 days employment, okay, to implement the right to work। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी आप इसको राइट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड हमें क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एंड हाउ इज जीडीपी मेजर्ड इन इंडिया, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। कि जीडीपी क्या है पहला तो हमें ये बताना है, फिर बताना कि ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है इंडिया में। ओके, The gross domestic product is the total market value of all finished goods and services made within a country for a specific period of time in all the three sectors. Okay, GDP क्या है? GDP is the total value of all the final goods and services produced in all the three sectors in a country in a year. एक साल में, एक देश में, तीनों सेक्टर में, तीनों कौन से आगे हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में जितनी भी सेवाएं दी गई, सर्विसेज हो गई, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं, जितनी भी सेवाएं दी गई, जितना ही जो कुछ भी प्रोड्यूस किया गया, उनकी वैल्यू, उनकी फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, उसको प्लस कर देते हैं ना तो हमें मिल जाती है, उसे बोलते हैं जीडीपी। सो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स and services, all the final goods and services produced in all the three sector in a country in a year, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ रेट। जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड टू एस्टिमेट द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ये ग्रोथ रेट कितनी है, ओके, देश की इकोनॉमी की, उसका साइज कितना है, तो उसके लिए जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री फॉर गिवन टाइम पीरियड। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग और एडिंग अप द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन ऑल द थ्री सेक्टर्स इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हालांकि जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का ही होता है। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। एक तो ये कि वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ गुड्स, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ओनली। हमें वस्तुएं नहीं काउंट करनी, हमें उनकी वैल्यू काउंट करनी है, कितने रुपए की। ओके, ये नहीं कि इतनी गाड़ियाँ बन गई, इतना ये हो गया, ऐसा नहीं है, उनकी वैल्यू क्या है। एंड सेकेंड, वी नीड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फाइनल गुड्स ओनली, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए ये हमारा थर्ड था तो ये फोर्थ होना चाहिए, नंबरिंग आगे पीछे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट, कि हमारे जो इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स हैं, थ्री सेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, एग्जाम्पल दे करके हमें बताना है कैसे। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इज इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट बेसिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर दैट प्रोवाइड्स द
बेस फॉर ऑल द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, सबसे पहले एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर टू डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। कैसे? देखिए, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी सेक्टर फॉर मशीन एंड टूल्स। मशीन एंड टूल्स कहाँ से आएगी? HYV सीड कहाँ से आएगा? सेकेंडरी सेक्टर से। एंड इट डिपेंड्स ऑन टर्सरी सेक्टर टू फॉर यूं कह सकते हैं फॉर रिसर्च वर्क, ओके, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। अब हो गया ना कि ये किसके ऊपर डिपेंड करा है? सेकेंडरी पे और टर्सरी पे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल। कच्चा माल कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर स्टोरेज, फॉर ट्रेड, फॉर कम्युनिकेशन एटसेट्रा। अब देखिए, इसका भी उनसे लिंक हो गया। अब हम बात करेंगे टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड बैंकिंग। बट द ग्रोथ ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। जितने वो ग्रो करेंगे उतनी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे करके हमें बताना है, पहले प्राइमरी बता दो क्या होता है, फिर बता दो कि वो सेकेंडरी और टर्सरी से कैसे डिपेंड करता है। सेकेंडरी बता दो, फिर ये बता दो कि सेकेंडरी प्राइमरी और टर्सरी पे कैसे डिपेंड करता है, फिर टर्सरी बता दो और उसमें हमें ऐड कर देना है कि भाई जितना प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेगा उतना ही ग्रोथ टर्सरी सेक्टर की होती है। बस इतनी सी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2 और 3 मार्क में। हालांकि मैंने यहाँ पे नंबरिंग में गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ 4th लिखा है। हमारा 5th जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, हाउ कैन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड। देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जैसे मैंने बात की कि आपके पड़ोस में जो बड़ा सा शोरूम है उसके ऊपर जो पर्सन काम करे ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक, अब देखिए, ना काम करने के घंटे फिक्स है, ना उनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, ना उनको पेंशन दी जाती है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, सैलरी भी कम है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कल भी बोल सकते कि भाई टाटा बाय बाय, कल से मत आना। अब देखिए कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। ठीक, कि उनका शोषण ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स। गवर्नमेंट शुड फिक्स द मिनिमम वेजेस एंड वर्किंग आवर्स, फिक्स करने चाहिए कि इससे कम वेतन नहीं होगा। सेकेंड, कितने घंटे ही काम करेगा, तो एक चीज़ तो ये की जा सकती है। सेकेंड, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप लोन्स टू द फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब देखिए कि गवर्नमेंट को सस्ते लोन देने चाहिए, किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि लोग अपना काम धंधा खुद शुरू कर पाए ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो। ओके, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप लोन्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर्स। इसके साथ साथ जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज है वो और सस्ते रेट में प्रोवाइड की जानी चाहिए। Government should frame new laws which can provide provision for overtime, paid leave, leave due to sickness, etc. कि गवर्नमेंट को नए कानून बनाने चाहिए ताकि इस सेक्टर में भी जो लोग काम करें उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जा सके। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम, अगर काम 2 घंटे ज़्यादा करवा रहे हैं, संडे को बुला रहे हैं, भाई सैलरी देनी चाहिए। पैड लीव की है, या फिर इसमें लीव ड्यू टू सिकनेस है, तो इस टाइप की चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये कुछ हम सजेशन यहाँ से दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मीन्स 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है जीडीपी में शेयर के बेस पे बात करें तो दैट इज़ टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर इतना आगे कैसे निकल गया भाई? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और ये सबसे आगे निकल गया, बहुत पीछे छोड़ दिया उनको। तो इतनी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गई है? ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ
प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सर्विसेज। देखिए पहली चीज़ ये होती है कि जितना ही प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ करता है, सर्विसेज की डिमांड उतनी बढ़ती है। ओके, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर, more would be the demand of the services. Okay, so naturally we can say that if there is a growth of primary and secondary sector, there will be the growth of the tertiary sector automatically. तीसरा सेक्टर जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ेगा, सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज है वो टर्शियरी सेक्टर में आती है। पहला हो गया। सेकेंड है, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरियस काइंड्स ऑफ द सर्विसेज आर रिक्वायर्ड सच एज द हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें कि जैसे जैसे किसी भी देश का विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी रिक्वायर सम बेसिक सर्विसेज एंड ऑल दीज सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। तो जैसे कोई देश आगे बढ़ता है तो देखिए उसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, कोर्ट्स चाहिए, ओके, बैंक्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, तो वो सारे टर्शियरी सेक्टर में आती है। यानी कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स टर्शियरी सेक्टर वो दौड़ेगा। थर्ड है, इवन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज द ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। अब देखिए कि अगर एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है किसी भी नेशन में तो भी टर्शियरी सेक्टर ग्रो करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ओके, ट्रेड चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वो सारे सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो इंडिया के साथ भी यही हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जैसे ये सेक्टर ग्रो किए, टर्शियरी सेक्टर है वो भी आगे निकल गया। फोर्थ है, विद द राइज इन इनकम डिमांड फॉर मोर स्पेसिफिक सर्विसेज इज राइजिंग, कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, विद द राइज इन द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल, द डिमांड फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज ऑल्सो राइज, कि वो भी ऊपर की तरफ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, जिम एटसेट्रा। देखिए इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, तो किस में आती है? सर्विस सेक्टर में आती है। क्लियर? न्यू सर्विसेज लाइक द IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, outsourcing have become very important for modern day trade and industry and these are also the part of the tertiary sector. अभी देखिए IT है, जो जिस सेल फोन के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, किसका पार्ट है? IT सेक्टर का। किस में आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। मैं जो यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, मैं किस में आ रहा हूँ? सर्विस सेक्टर में आ रहा हूँ। सो न्यू सर्विसेज लाइक द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, इंटरनेट, these are also becoming very important these days and these are also the part of टर्शियरी सेक्टर। तो इन सब कारणों से टर्शियरी सेक्टर भाई दौड़ ही जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस चैप्टर से रिलेटेड, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज, गिव एनी 5 पॉइंट्स। देखिए ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हमें सजेस्ट करना है कि भाई गाँव में या फिर जो कस्बे हैं, जो शहर भी नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स। ओके, loans should be provided, cheap loans should be provided to small farmers by the government to have more irrigation facilities such as the wells, tubewells in order to enable them to grow second crop. कि पहला जो हम पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग आप लिख सकते हो कि चीप लोन्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स सो दे कैन इम्प्रूव देयर फार्मिंग, ताकि वो अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर पाए, सो दैट दे कैन सेट अप देयर ओन ट्यूबवेल्स एंड वेल्स एटसेट्रा, ओके, सो दैट दे कैन ग्रो सेकंड क्रॉप इन ईयर। तो एक चीज़ तो ये कि सस्ते लोन चाहिए, वो देने चाहिए, इससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास ऑटोमेटिक इनकम आएगी। सेकेंड है, न्यू डैम्स एंड कैनाल शुड बी कंस्ट्रक्टेड, नए डैम्स, नए कैनाल्स वो बनाई जानी चाहिए। दिस विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस विल इम्प्रूव द प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे देखिए कि बारिश है वो 3-4 महीने होती है। इफ़ यू वांट टू ग्रो 2 और मोर क्रॉप इन ए ईयर, तो हमें क्या चाहिए? हमें इरिगेशन चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स एंड कैनाल्स सो दैट फार्मर्स कैन ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप इन ए ईयर, ताकि वो साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें ले पाए। तो ये दूसरा तरीका ये भी है, इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद थर्ड दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज मस्ट बी इम्प्रूव टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट
to not only the farmers but also to others in services like the transport and trade. The transportation and storage facilities must be improved by the government. इनको improve किया जाए so that the farmers can earn more profit, can generate more profit from the agriculture. देखिए स्टोरेज होगा तो वो दाम सही मिलेगा तभी बेच पाएगा, इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग हैं उनको काम धंधा भी मिलेगा. सो ये चीज़ें इम्प्रूव की जानी चाहिए. इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल, कॉटेज स्केल्स या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सच एज द दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज, हनी कलेक्शन सेंटर्स, इस प्रकार की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, the small scale or the cottage scale or the medium scale industries such as the dal mill, cold storage, honey collection centers and processing of the vegetables should be set up in rural or semi rural areas. ये भी सेटअप की जा सकती है. ओके, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ऐड कर सकती है, पीपल शुड बी ट्रेंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर पाएँ, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट है मोर स्कूल शुड बी ओपन इन द रूरल एरियाज. गांव में नए स्कूल खोले जाएं. दिस विल प्रोवाइड जॉब्स टू लाख्स ऑफ पीपल. इन एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिलेगी एंड एजुकेटेड पर्सन दे कैन क्रिएट ओन एम्प्लॉयमेंट. वो खुद की एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट कर पाएंगे. ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर पाएंगे. Health services should be improved by opening dispensaries, hospital, etc. And this will create lakhs of jobs for doctors, nurses and other staff. के लिए भी जॉब क्रिएट होगी. ये भी किया जा सकता है गाँव में या जो सेमी रूरल एरियाज है वहाँ पर. टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन दीज टाइप ऑफ एरियाज. इन चीज़ों को इंक्रेज किया जा सकता है, इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक सजेशन है. डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का मतलब है कि फार्मर्स शुड थिंक आउट ऑफ द ट्रेडिशनल क्रॉप. जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसके बजाय कुछ बाहर देखना चाहिए. दे शुड फोकस ऑन द कमर्शियल क्रॉप के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए. इट विल जनरेट द मोर इनकम एंड इट विल जनरेट द मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में. ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा फिर इससे. तो ये कुछ सजेशन हो सकते हैं कि कैसे जो रूरल एरिया है वहाँ पर हम नए जॉब क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने, तो अगर 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आपको लिखना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिख दोगे, चीप लोन आप लिख दोगे, सेटिंग अप द स्मॉल एंड द लार्ज, स्मॉल कॉटेज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आप मेंशन कर दोगे, बाय इंप्रूविंग द बेसिक फैसिलिटीज़. ओके, तो ऐसी चीज़ें आप कुछ पॉइंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो आप मेंशन करोगे अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. हमें क्या करना है कि हमें कुछ चेंजेस को कंपेयर करना है जो इंडिया में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ रहे हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को लेकर के है. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बिटवीन सेक्टर्स वर डिजायर्ड बट डिडंट हैपन इन इंडिया. और इसमें हमें बताना है कि कौन से चेंज थे जो इंडिया में होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं है. ओके, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये भी निकल के आ रहा है हमारा इस चैप्टर से. फर्स्ट देखिए कि इन केस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ के हम बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो द एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी हैपेंड ऑन द मोस्ट लॉजिकल पैटर्न में होता है. ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर वाज फॉलोड बाय द ग्रोथ इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड आफ्टर दैट टर्शियरी सेक्टर. कि यहाँ पे अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, द एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी हैपेंड इन ए पर्टिकुलर लॉजिकल पैटर्न में होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर, देन इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. ऐसा होता है. आफ्टर दैट द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर फॉलोड. द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो कैप्ट पेस विद द रिलेटेड चेंज इन द डिफरेंट सेक्टर्स. और वहाँ पर उन देशों में क्या होता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कीप चेंजिंग विद दिस पैटर्न. इसी पैटर्न में एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होता है. लोग पहले प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं, वो सेकेंडरी में फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर टर्शियरी में ज़्यादा हो जाते हैं. अब इंडिया की बात कर लेते हैं, क्या इंडिया में भी ऐसा हो रहा है? इंडिया की बात करें तो द केस ऑफ इंडिया इज समवट डिफरेंट. इंडिया का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है. द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी सेक्टर वॉज नॉट फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी के बाद यहाँ सेकेंडरी आया ही नहीं, रेदर इट वॉज टर्शियरी सेक्टर विच टुक द लीड. उसके बाद सीधा टर्शियरी सेक्टर आ गया, सीधा का सीधा. ओके, तो एक तो यहाँ पैटर्न गड़बड़ हो गया. सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ईदर the secondary or tertiary sector could not keep pace
एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, दैट ऑल्सो फॉलोड द पैटर्न पर्टिकुलरली, जो पैटर्न है उसको फॉलो, दैट डिडंट फॉलो द पैटर्न, इसने पैटर्न को फॉलो नहीं किया। स्टिल ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, अभी भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में, नियर अबाउट 55% पीपल आर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड द शेयर इन द जीडीपी ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज 65%। तो भाई इतने लोग तो वहाँ होने चाहिए थे ना, लेकिन लोग यहाँ रह गए, सेक्टर दूसरा आगे निकल गया, तो यहाँ पैटर्न गड़बड़ हो गया। दिस शोज अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड बिकॉज द प्राइमरी सेक्टर इज बीसेट बाय द प्रॉब्लम ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए प्राइमरी सेक्टर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, तो ये है वो ट्रेंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, जो इंडिया में नहीं हुआ और इससे ये प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमें डिफरेंस बताना है। देखिए भाई, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को कैसे समझोगे। तो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जा रहे हो, तो गवर्नमेंट स्कूल में और जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर वर्क कर रहे हैं उनमें कितना का डिफरेंस होता है। सारे जो प्राइवेट स्कूल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, पहली चीज़ याद रखिएगा। लेकिन जो गांव में कहीं पे जो सेमी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक। या फिर आप यूँ सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर वर्क कर रहे हैं और जो कोई किसी दुकान के ऊपर कोई पप्पू काम कर रहा है, कोई भी दुकान के ऊपर कोई भैया जॉब कर रहे हैं, कोई भी है जो लड़का काम कर रहा होता है, तो उसमें और गवर्नमेंट टीचर है, उन वो जो काम करे उनमें क्या डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, वाइल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए कि किसी की दुकान है तो वो कौन सी रजिस्टर्ड होती है। ओके, सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट वाइल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये बताएंगे। सेकेंड है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज़ रूल्स बट जनरली दीज आर नॉट फॉलोड, कि यहाँ पे रूल्स होते हैं बट जनरली दे डोंट फॉलो दीज रूल्स, वो रूल्स फॉलो नहीं होते अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। दुकान वाला है वो कौन सा फॉलो करता है, कितनी सैलरी देनी है, इतना ऐसे देना है, वो थोड़ी कहेगा, इतने काम के घंटे फिक्स नहीं होते हैं वहाँ पे। ओके, प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं संडे को भी बुला लिया, ओके, छुट्टी वाले दिन भी कह दिया कि चलो टीचर्स आएंगे, कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड है द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रेगुलर वाइल द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज इरेगुलर। देखिए, काम करना है वो नियमित होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसे नहीं कि एक दिन आना फिर नहीं आना, बारिश हो गई चलो 2 महीने बंद है, ऐसा नहीं होता। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलर होती है, जबकि इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट इज़ इरेगुलर। ज़रूरत है, फेस्टिवल सीजन आ गया, ईद आ गई, होली दिवाली आ गई, चलिए ज़रूरत है दुकान पे 4 लड़के ज़्यादा रख लिए, उसके बाद घर जाओ। ओके, यहाँ पे इरेगुलर होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहाँ पे रेगुलर जॉब होती है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी एंड वाइल द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ नो जॉब सिक्योरिटी। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे थे, भाई यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, जॉब आप में लग गए, ठीक है, आपको ये नहीं कह सकते भाई कल से मत आना, ओके टाटा बाय बाय, ये यहाँ नहीं बोला जाता, वहाँ पे बोल दिया जाता है भाई कल से मत आना। ओके, सो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट देर इज जॉब सिक्योरिटी वाइल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देर इज नो जॉब सिक्योरिटी, वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ पे तो कभी भी टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट पेड ड्यूरिंग हॉलीडेज, लीव एटसेट्रा। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देर इज नो वर्क नो पे। ओके, दे डोंट गेट पेड फॉर हॉलीडेज और लीव। देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है यहाँ पे पेड हॉलीडेज भी होती है, समर वेकेशन हुई, विंटर वेकेशन हुई, सैलरी तब भी मिलती है, पेड लीव भी मिलती है, जबकि वहाँ पे ऐसे नहीं होता, छुट्टी मतलब आपकी सैलरी कटेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़ गेट पेड फॉर ओवर टाइम, ज़्यादा काम किया, संडे को आए तो उसके लिए सैलरी मिलती है, बट देर इज़ नो सच फैसिलिटी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। ओके, इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो द सैलरीज आर हायर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एज कम्पेयर टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में सैलरी भी मोटी होती है। एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर
enjoy the other facilities, other benefits like the medical facility, pension etc. ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस टाइप की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती. देयर इज़ नो सच फैसिलिटीज़ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ओके, तो ये डिफरेंस रहेगा. तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है. देखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. उनमें से एक एनालिटिकल स्किल का क्वेश्चन भी होता है, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें कंपेयर करना होता है. तो इस टाइप के आपके एग्जाम में 1 5 मार्कर क्वेश्चन, 1 और 2 3 मार्कर, 1 2 मार्कर, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए. और ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बाकी सभी चैप्टर्स भी हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं. 1-2 चैप्टर इक्का दुक्का इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, तो याद दिला दीजिएगा. कुछ ही डेज़ में हम आपके साथ वो शेयर करेंगे. सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी शेयर किए जा चुके हैं. इसके साथ साथ MCQs भी हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, और चैप्टर्स भी डिटेल में आ चुके हैं. तो जो कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल है सोशल साइंस से रिलेटेड, वो सब कुछ पब्लिश किया जा चुका है. कहाँ मिलेगा? आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए सोशल साइंस जीनियस बैच क्लास 10 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ऐसी सीरीज़ भरी पड़ी है. इसमें आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर की भी एक अलग से जो प्लेलिस्ट बना दी गई, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा. जहाँ तक आपके प्रोजेक्ट्स की बात है, तो प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.